हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और इस चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक के बारे में कि ये जो पार्टी थी ना वाइमर रिपब्लिक, ये जर्मनी में कैसे बनी, इसने किस ट्रीटी पर साइन किया था, जर्मनी को क्या क्या कंपेंसेशन भुगतना पड़ा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था। पावरफुल एम्पायर का मतलब पैसा भी था, ताकत भी थी। तो ये काफ़ी पावरफुल एम्पायर था 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में और इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी थी अलोंग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर। ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी थी अगेंस्ट द एलाइज पावर्स। सो एलाइज पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज थी? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 1914 में और ख़त्म हुआ जाकर 1918 में। तो कौन कौन सी पावर्स थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? सेंट्रल पावर्स एंड अलाइज पावर्स। तो इनके बीच में जो ये लड़ाई हुई थी, सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर। अलाइज पावर्स में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। और बाद में 1917 में यूएसए ने एंट्री मारी थी। ठीक है। So all joined the war enthusiastically hoping to gain from a quick victory। अब सभी देशों ने इस वॉर में पार्टिसिपेट लिया था ये सोचकर कि भाई उनको कुछ ना कुछ तो गेन होगा, मतलब कोई ना कोई तो लाभ होगा, कोई ना कोई तो बेनिफिट होगा। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये वॉर इतना लंबा स्ट्रेच हो जाएगा, इतना लंबा खींचेगा, क्योंकि सभी देशों को लग रहा था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रहा है ये 1 या 1.5 साल में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था ये 4 साल चलेगा। ठीक है। अब 4 साल ये वॉर चला तो हुआ क्या? इसका आउटकम ये हुआ कि जो यूरोप के रिसोर्सेज थे वो ड्रेन होने लगे, वो ख़त्म होने लगे थे। ड्रेन का मतलब है ख़त्म होना। ठीक है। अब रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पैसा आ जाता है, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, मतलब जो भी प्रोडक्शन के साधन होते हैं ना वो ख़त्म होने लगे थे। इनफैक्ट फेमीन आने लगा था। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। अब जब तक यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था तब तक जर्मनी गेम्स में था, जर्मनी जीत रहा था। सो जर्मनी ने पहले फ्रांस एंड बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ध्यान रखना, जब तक यूएसए ने एंट्री नहीं मारी थी तब तक जर्मनी गेम्स में था। इसने बेल्जियम को भी ऑक्यूपाई कर लिया एंड फ्रांस को भी ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन यूएसए के आते ही पासा बिल्कुल पलट गया। यूएसए ने क्या करा? 1917 में एलाइज पावर के साथ मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसने लड़ाई की। ठीक है। तो जैसे ही यूएसए ने एंट्री मारी वैसे ही एलाइज पावर्स जो थी वो स्ट्रेंथन्ड हो गई एंड फिर बाद में क्या हुआ? 1918 में ये जीत गए और इन्होंने हरा दिया जर्मनी को एंड जर्मनी के साथ जो सेंट्रल पावर्स थी जैसे कि ऑस्ट्रियन एंड ओटोमन एम्पायर, इनको नवंबर 1918 में हरा दिया। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि देखो, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो सबने ये सोचकर पार्टिसिपेट किया था कि ये वॉर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। किसी को नहीं पता था ये वॉर इतना लंबा चलेगा और 4 साल का तो किसी ने नहीं सोचा था। धीरे धीरे क्या हुआ? ये वॉर इतना लंबा चला, यूरोप के रिसोर्सेज ख़त्म होने लगे थे। राइट। अब जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहले तो गेम्स में था। पहले तो जर्मनी ने फ्रांस को, बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि सेंट्रल पावर्स जीतेंगी। लेकिन क्या हुआ? बाद में वो कहते हैं ना क्लाइमैक्स आ जाता है। यूएसए ने एंट्री मारी, अलाइज पावर्स को ज्वाइन किया एंड सेंट्रल पावर्स हार गई 1918 में। ध्यान रखना, यूएसए ने एंट्री मारी थी 1917 में और यूएसए की एंट्री मारते ही नवंबर 1918 में सेंट्रल पावर्स हार गई। अब इसके बाद में हुआ क्या? जैसे ही जर्मनी की हार हुई तो जर्मनी के जो राजा थे, जो एम्पेरर थे, उन्होंने अपनी थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया। ठीक है। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी। इंपीरियल जर्मनी का मतलब क्या हुआ? इंपीरियल का मतलब है एक ऐसा साम्राज्य जहां पर राजा का रूल होता है। ठीक है। तो जर्मनी में क्या था? मोनार्की थी, राजा का रूल था। लेकिन मोनार्की होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज। राइट। लेकिन चलती आखिर में मोनार्की की ही थी, भले ही कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हो यहाँ पर।
सो क्या था, जैसे ही जर्मनी की हार हुई वैसे ही यहाँ के जो एम्पायर थे उन्होंने अपनी थ्रोन को एब्डिकेट किया, और जैसे ही एम्पायर ने अपनी थ्रोन को एब्डिकेट किया, अपनी थ्रोन को छोड़ दिया, सो एक अपॉर्चुनिटी मिली पार्लियामेंट पार्टीज़ को, जो ये पार्टीज़ बनी हुई थी। अब ये जो पार्लियामेंट पार्टीज थी ये जर्मन पॉलिटी मतलब जर्मनी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रीकास्ट करना चाहती थी, दोबारा से निर्माण करना चाहती थी, और अब ये चाहते थे कि कभी भी जर्मनी में राजा का रूल ना हो, बल्कि हम अब डेमोक्रेसी लाएंगे। ठीक है, जैसे ही राजा ने अपनी गद्दी को छोड़ा तो ये जो पार्लियामेंट पार्टीज बनी हुई थी इन्होंने कहा कि अब राजा का रूल कभी नहीं होगा जर्मनी में, क्योंकि हम डेमोक्रेसी लाएंगे। तो डेमोक्रेसी लाने के चक्कर में अब क्या हुआ, वाइमर एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक नेशनल असेंबली ने मीटिंग की और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश कर दिया। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी आएगी और एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा विच इज़ काइंड ऑफ अ रूल बुक, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे जाएंगे, एंड एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देखो हमारे यहाँ भी फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में, जैसे कि जो पावर है ना गवर्नमेंट की वो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लेवल पर हैं। ठीक है, और टाइम आने पर ये दोनों ही जो लेवल्स हैं सेंट्रल एंड स्टेट ये दोनों ही एक हो जाते हैं, और दोनों के बीच में पावर्स बटी हुई हैं कि जो सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सेंट्रल लेवल पर काम करेंगे और जो स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो स्टेट लेवल पर काम करेंगे, दोनों के बीच में पावर्स बटी हुई हैं। सो इसी तरीके से इस नेशनल असेंबली में ने क्या किया, इन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश किया एंड फेडरल स्ट्रक्चर तैयार किया कि जो पावर है अब वो पावर बांटी जाएंगी सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और टाइम आने पर दोनों ही लेवल्स एक हो जाएंगे। डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट, एंड जर्मन पार्लियामेंट को रेचस्टैग भी कहा जाता है। सो जो डेप्यूटीज थे मतलब जो अधिकारी थे, रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो जर्मन पार्लियामेंट के लिए चुनने थे। अब चुनने क्यों थे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप कर दिया। दैट मीन्स अब वोट के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाएगा। सो वोट देने का अधिकार सब लोगों के पास इक्वली था एंड सभी लोग वोट दे सकते थे, चाहे वो मैन हो विमेन हो। ठीक है, तो जितने भी एडल्ट्स थे वो वोट दे सकते थे। ध्यान रखना विमेन का एक्टिव रोल था वोट में, राइट। तो जो ये जर्मन पार्लियामेंट है जिसका नाम ये भी है कि रेचस्टैग, मतलब वहाँ की लैंग्वेज में से रेचस्टैग कहा जाता है। सो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने के लिए अब इन्होंने वोट सिस्टम शुरू कर दिया और इसमें सभी एडल्ट्स मैन एंड विमेन सब लोग वोट दे सकते थे। अब भले ही यहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप कर दिया, फेडरल स्ट्रक्चर सेटअप कर दिया, लेकिन फिर भी जर्मनी के जो लोग थे ना, कॉमन पीपल, वो इस रिपब्लिक से खुश नहीं थे। उन्होंने इस रिपब्लिक को अच्छे से रिसीव नहीं किया, अच्छे से वेलकम नहीं किया। उसके पीछे रीज़न बहुत सारे थे। एक तो रीज़न ये था कि जब जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुई थी ना, सो डिफीट होने के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए थे और वो टर्म्स एंड कंडीशंस इस वाइमर रिपब्लिक ने मान लिए थे। तो इसी वजह से यहाँ के जो लोग थे वो इस रिपब्लिक से नाखुश थे। द पीस ट्रीटी एट वर्साइल, सो ये जो ट्रीटी हुई थी ये वर्साइल में हुई थी, इसीलिए इसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी कहा जाता है। और इस ट्रीटी में बहुत सारे हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस लिखे हुए थे। मतलब एक्चुअली ना ये ट्रीटी पीस सेटल करने के लिए थी। ठीक है, अब ये ट्रीटी कौन लेकर आए थे सामने, एलाइज पावर्स। एलाइज पावर्स वो हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत गई थी, है ना। वो सारी कंट्रीज एक ट्रीटी लेकर आई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब क्या हुआ, इन्होंने ये जो ट्रीटी रखी थी उसमें जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया एंड बहुत हार्श कंडीशन जर्मनी पर लगाई गई थी। सो वर्साइल ट्रीटी जब रखी गई थी ना सामने, तो जर्मनी में जो रिपब्लिक थी ना, ये वाइमर रिपब्लिक पार्टी, इन्होंने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया था। समझे आप, देखो जैसे कि जो ये एलाइज पावर हैं, इन्होंने क्या करा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद एक ट्रीटी लेकर आए। ठीक है, एलाइज पावर्स में वो सारी कंट्रीज आ गई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीती थी। तो इन्होंने एक ट्रीटी निकाली और इस ट्रीटी में इन्होंने बहुत हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन रखी जर्मनी पर। और ये ट्रीटी इन्होंने जर्मनी में बोली कि भाई ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जर्मनी के लोगों को बोला। अब जर्मनी में इस टाइम पर वाइमर रिपब्लिक करके पार्टी थी, उन्होंने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया एंड साइन कर दिया था इस पर। तो इसकी वजह से जर्मनी को अपना बहुत सारा रिसोर्सेज खोना पड़ा और इसी वजह से जो जर्मनी के लोग थे वो इस वाइमर रिपब्लिक से नाखुश थे।
अब समझ में आई बात कि वाइमर रिपब्लिक इतना पॉपुलर क्यों नहीं था? रीज़न यही था क्योंकि इन्होंने इस ट्रीटी पर साइन कर दिया था। अब इस ट्रीटी में क्या क्या कंडीशन थी वो यहाँ पर सारी कंडीशन लिखी हैं। फर्स्ट है कि जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जर्मनी ने दूर दराज के देशों को कॉलोनाइज किया हुआ था, तो वो सारी की सारी कॉलोनीज इनको छोड़नी पड़ी। इसके अलावा जो 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन है, मतलब 10% जो आबादी है वो इनको छोड़नी पड़ी, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज 10% ख़त्म कर दिया यहाँ पर जर्मनी में। इसके अलावा इस ट्रीटी में ये था कि जो जर्मनी का 13% हिस्सा था, 13% जो टेरिटरीज थी वो इनको देनी पड़ी, जिसमें से 75% ऑफ इट्स आयरन, मतलब 75% आयरन, 26% इसका जो कोल था, मतलब कोयला था, वो इनको देना पड़ा फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया को, मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज इनको देने पड़े। इसके अलावा द एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अब एलाइड पावर्स ने क्या करा, इस ट्रीटी में एक ये कंडीशन लिखी कि जर्मनी की जो पावर है वो अब हम डीमिलिटराइज्ड करते हैं, मतलब जर्मनी की पावर को अब हम कम करते हैं। द वॉर गिल्ट क्लोज। अब इस ट्रीटी में एक क्लोज था, द वॉर गिल्ट क्लोज। अब इस वॉर गिल्ट क्लोज में ये कहा एलाइज पावर्स ने कि जितना भी हम लोगों का नुकसान हुआ है, जितना भी अलाइड कंट्रीज का नुकसान हुआ है एंड अलाइड कंट्रीज ने जितना भी डैमेज सफ़र किया है, या ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, यूरोप के जो ये रिसोर्सेज ड्रेन हुए हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जर्मनी। तो सारा का सारा भांडा जो है ना वो जर्मनी पर फोड़ दिया कि जर्मनी की वजह से हमारे रिसोर्सेज खत्म हुए, जर्मनी की वजह से हमें डैमेज सहना पड़ा, जर्मनी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। अब इसके अलावा और क्या था इस ट्रीटी में? जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन। जर्मनी को कंपेंसेशन भी देना था। क्यों? क्योंकि यूरोप के रिसोर्सेज ड्रेन हो चुके थे एंड इन अलाइड कंट्रीज ने ये कहा कि हमारा बहुत डैमेज हुआ है, अब इस डैमेज को कंपेंसेट करना पड़ेगा जर्मनी को। क्यों? क्योंकि जर्मनी की वजह से हमारा डैमेज हुआ है। तो कितना कंपेंसेशन इनको पे करना पड़ा? 6 बिलियन पाउंड। किसको पे करना पड़ा? जर्मनी को। और किसको? अलाइड पावर्स को, अलाइड कंट्रीज को। ठीक है। द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइन लैंड। अब ये जो अलाइड आर्मीज थी, इन्होंने ना जर्मनी में एक ये देखो, ये राइन लैंड एक जगह है यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये भी इनका छीन लिया था। ये एक यहाँ पर रिच रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा साधन था यहाँ पर। सो ये भी इनसे छीन लिया गया। मैनी जर्मन्स। अब जो जर्मन रिपब्लिक थी वो वाइमर रिपब्लिक से इसीलिए खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने इस ट्रीटी को एक तो साइन किया, ऊपर से इतना ज़्यादा जो यहाँ पर ह्यूमिलिएटिंग एंड हार्श कंडीशन जर्मनी पर लगाई गई थी वो जर्मनी को जो है फेस करनी पड़ी। तो इसीलिए जर्मन रिपब्लिक्स जो थे वो वाइमर रिपब्लिक से नाखुश थे क्योंकि इन्हीं की वजह से जर्मनी को इतना सारा कंपेंसेशन देना पड़ा। तो इसीलिए जर्मनी के जो लोग थे वो वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है, मतलब जो ये वर्साइल में ट्रीटी साइन हुई है, इसमें जो हमारा अपमान हुआ है, मतलब जर्मनी के लोगों का जो अपमान हुआ है, उसका रीज़न क्या है? वाइमर रिपब्लिक, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक ने ये ट्रीटी साइन की। इसके अलावा वॉर में जब हम हारे उसके पीछे भी इन्हीं को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया। ठीक है। सो यहाँ पर इसी वजह से जो जर्मनी के लोग थे वो वाइमर रिपब्लिक से नाखुश थे। सो ये वाला जो टॉपिक है हमारा अब कंप्लीट होता है और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे द इफेक्ट्स ऑफ वॉर के बारे में। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना वो आपको फर्स्ट कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर भी मतलब ये जो ऊपर स्क्रीन आ रही है यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंस्टाग्राम की आईडी, टेलीग्राम की आईडी। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।